जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हिमांशु सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम बैंक कोचिंग पर। आज हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए एसएससी एग्जाम का एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जिसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे और आपको हम ये बताएंगे कि क्वेश्चन को कम समय में कैसे करना है। क्वेश्चन तो कर सभी बच्चे लेते हैं, जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें से 60% पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। वो क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन कम समय में नहीं कर पाते हैं। अगले बच्चे से आगे होने के लिए आपको कम समय में क्वेश्चन को करना होगा। तो हम आएंगे और इस वीडियो में सीखेंगे कि क्वेश्चन का बेसिक क्या होता है और उसको एग्जाम में करना कैसे है। तो बिना वक्त बर्बाद किए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बात तो बाद में भी होगी। क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x 9 हो तो x के पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा। इसका कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि x प्लस 1/x अगर k हो तो यहाँ से हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते हैं। तो क्या करते हैं, k का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि x प्लस 1/x जो भी दिया हो उसका स्क्वायर करके जब 2 घटाते हैं तो उसका डबल पावर निकलते जाता है। हमको निकालना क्या है, यहाँ x पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। इसके लिए सबसे पहले तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होगा, फिर उसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर माइनस 2। क्या करेंगे इसके लिए, 9 का स्क्वायर माइनस 2। 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 81 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 70। अब इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो 4 पावर निकल जाएगा। तो 4 पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ये 79 का स्क्वायर और इसमें से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। अब बच्चे एग्जाम में यही फंस जाते हैं, उनको 79 का स्क्वायर मालूम होता नहीं है। एग्जाम में याद रहता नहीं है इतना तक। आप याद कहाँ तक कीजिएगा, 50 तक। तो इसको कम समय में एग्जाम में कैसे कर दे वो बताते हैं आपको। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, सबसे पहले देख लीजिए कि 79 का स्क्वायर होता क्या, कितना है। तो इसका स्क्वायर देखिएगा, तो इसका स्क्वायर आपका होता है 6241। 6241 माइनस 2 कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 6239। लेकिन एग्जाम में ऐसी चीज को कैसे करना था, वैसे अगर आप देखिएगा तो आपको एग्जाम में करना ये था कि इकाई अंक इसका कितना था, 9 था ना। अब पूरा का स्क्वायर मत कीजिए, इसके इकाई अंक का स्क्वायर कर लीजिए। तो इसके इकाई अंक 9 है और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9 जिसका इकाई अंक हो उसके स्क्वायर का इकाई अंक 1 आता है। जैसे कि 9 का स्क्वायर 81, इकाई अंक कितना आया, 1। उसी प्रकार 19 का स्क्वायर 361, इकाई अंक 1। यानी जो भी संख्या 9 के लास्ट में आए उसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक क्या आता है, 1 आता है। और इकाई अंक 1 में से जब 2 को घटाइएगा तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक 9 आ जाएगा। तो चल जाएंगे अपने ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे इकाई अंक क्या है, 9 है। बेसिक से कीजिएगा तो 79 का स्क्वायर याद रखना होगा। अगर इकाई अंक से हटा दीजिएगा तो तुरंत कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। क्या क्या है आपको कि 4 tan थीटा बराबर 3 है। यहां से आप tan थीटा निकालिएगा तो tan थीटा 3/4 हो जाएगा। और फॉर्मूला जानते हैं tan थीटा का क्या होता है, p/b। p बोले तो लंब और b बोले तो आधार।
और साइन का निकालना है, साइन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी हमको साइन कॉस चाहिए, तो साइन कॉस में तो कर्ण आता है, तो कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालने के लिए h से सूचित करते हैं कर्ण को, और इसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना मालूम है? 3 मालूम है, तो 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 9 और 4 का 16, तो जोड़िएगा तो 25 और बाहर निकालिएगा तो 5, यानी कि कर्ण कितना निकल गया? 5। अब हमको क्या मालूम करना है? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो हम कॉस पहले निकाल लेते हैं, पहले साइन निकाल लेते हैं। साइन जब निकालेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या है? P बट्टा H। P कितना है? तो P 3 है। H कितना निकाले हैं? 5 निकाले हैं। फिर कॉस निकाल लेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B बट्टा H। तो B कितना है? 4 है, और H कितना था? 5 था। अब पूछ रहा है कॉस स्क्वायर, कॉस का क्या? स्क्वायर, तो कॉस निकाले 4 बट्टा 5, तो 4 बट्टा 5 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ साइन कितना है? तो साइन कहिएगा 3 बट्टा 5 है, तो 3 बट्टा 5 का क्या करेंगे? स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं हम, तो आप देखिएगा कि 4 बट्टा 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 बट्टा 25। और जब 3 बट्टा 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 बट्टा 25। जब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7 बट्टा 25। 7 बट्टा 25 कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर बी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहा आपका, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये है HCF LCM का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है, यानी दो संख्याओं का LCM 120 है और संख्याओं का अनुपात 3:8 के अनुपात में। तो संख्या का क्या पूछ रहा है? योग। हम मानते हैं कि एक पहली संख्या होगी और सेकेंड संख्या होगी। इसका अनुपात क्या दे रखा है? 3 और 8। जब भी कभी आपको अनुपात दे तो आप एक अपने मन से कांस्टेंट x मान लीजिए, ठीक है। अब मान लिए तो पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 8x, और इस दोनों का एलसीएम कितना दे रखा है? तो 120। अनुपात में 3x संख्या है और 8x संख्या है, तो अनुपात में जब एलसीएम निकालिएगा 3x और 8x का, तो 3 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24x। इसी 24x एलसीएम है अनुपात में, और रियल में एलसीएम कितना है? तो 120 है। यहां से x निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या? संख्याओं का योग बताइए, इन दोनों संख्या का योग बताइए। तो पहली संख्या कितनी है? 3x। दूसरी संख्या कितनी है? 8x, और दोनों को जोड़ेंगे तो योग आपका क्या आ जाएगा? 3x और प्लस में 8x, जोड़िएगा तो क्या आएगा? 11x। अब x का मान तो आप निकाल चुके हैं 5, और यहाँ 11x निकालना है, तो 11 गुने 5, आंसर क्या आ जाएगा? 55। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में हो तो आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन में इतना करना जरूरी था? तो बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं कि संख्या का अनुपात जो है 3 और 8 के अनुपात में है, तो अनुपात में योग कितना होगा? 3 और 8 11, और पूछ रहा है संख्या का योग बताइए, तो मेरा आंसर वही होता जो 11 से कटता है, क्योंकि अनुपात में योग क्या था? 11 था। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी एक ही वैसा ऑप्शन था जो 11 से कट रहा। आपको करना क्या होता है एग्जाम में कि एग्जामिनर क्या सोच के इस क्वेश्चन को बनाया है उसको पकड़ना है, एग्जाम के पैटर्न को पकड़ लेना है कि वो क्या सोचा है इस क्वेश्चन को बनाते वक्त। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है पिता माता और पुत्री के वेतन का अनुपात 2:3:5
5 है। ठीक है, कौन कौन है यहाँ पे? एक फादर जी है यानी पिताजी हैं, और मदर जी भी है, ये माता जी भी है, और उनकी बेटी बोले तो डॉटर, उनकी बेटी भी है। उनके वेतन का जो अनुपात है वो 2:3:5 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि पिता के वेतन में 15%, माता के वेतन में 10% और पुत्री के वेतन में 20% की वृद्धि होती है। तो नया वेतन का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में 15% दे दिया है। 2 का 15% वृद्धि करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, वो दशमलव में आ जाएगा। तो आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके वेतन को 200 मान लेते हैं और इनके वेतन को 300 मान लेते हैं, और इनके वेतन को क्या मानते हैं? 500 मानते हैं। 200, 300 और 500 मानने पर भी वेतन का अनुपात तो वही है, अनुपात चेंज होगा नहीं, 2, 3, 5 का ही रहेगा। अब क्या बोल रहा है कि पिता के वेतन में 15%, यानी पिता का पहले वेतन कितना था? 200, और 15% वृद्धि कर देंगे तो 200 का 15%। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? ये 200 है और परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आएगा, और काटिएगा इसको 2 बार में, और 15 दूना 30, यानी कि 200 का 15% 30 आ रहा है। तो पिताजी के वेतन में 30 की क्या करेंगे? वृद्धि कर देंगे। जब 30 की वृद्धि इनके वेतन में हम कर देंगे, कितने की वृद्धि? 30 की वृद्धि, तो इनका न्यू वेतन जो हो जाएगा वो 230 बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब माता जी का वेतन 300 है और 10% की वृद्धि करेंगे, तो यहाँ निकालिएगा आप 300 का 10%। तो देखिएगा 300 गुने 10% है, तो 10% हटाएंगे बट्टा में 100 आएगा, 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3, तो 10 तिया 30, यानी माता जी के वेतन में भी कितना का वृद्धि होगा? 30 का ही वृद्धि होगा। तो माता जी का वेतन कितना का वृद्धि? 30 का। तो नया कितना हो जाएगा? 330। अब देखेंगे उनकी बेटी के वेतन में, तो बेटी का वेतन कितना था? 500, 500 में कितना का वृद्धि कर रहे हैं? 20%। तो 500 का 20% जब निकालिएगा तो 20/100, 5 बार में कटेगा, 5 को 20 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 100, यानी बेटी के वेतन में कितना वृद्धि हो रहा है? 100। पहले कितना था? 500। तो नया कितना हो जाएगा? जब 100 इसमें बढ़ जाएगा तो अब नया वेतन इनका कितना हो जाएगा? 600। अब अनुपात को काट के छोटा कीजिएगा तो 10 से 10 कट गया। अब नया अनुपात कितना निकल के आ गया? 23:33:60। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है? देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, 23:33:60। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 12 और 36 का तृतीय अनुपात याद कीजिए। 12 और 36 का तृतीय अनुपात। आप देखिएगा ये तृतीय अनुपात, मध्यानुपात और चतुर्थ अनुपात, यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है। एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ये क्वेश्चन देखिए आपका एसएससी के सिलेक्शन फेज में पूछा हुआ है। 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 और 36 का तृतीय अनुपात। जब भी आपसे तृतीय अनुपात पूछेगा तो 2 संख्या दिया रहेगा। तो तृतीय अनुपात के लिए हम क्या करते हैं? तृतीय अनुपात के लिए आपको क्या करना है? तृतीय अनुपातिक। क्या पूछ रहा है यहाँ? तृतीय अनुपातिक। तो तृतीय अनुपातिक के लिए क्या करेंगे? b²/a, यानी कि जो भी दूसरी संख्या हो उसका स्क्वायर करके पहली संख्या से भाग देना। तो दूसरी संख्या आपका कितना था? 36। तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 × 36। इसी का स्क्वायर करने का क्या मतलब होता है? उसको उसी से गुना कर देना। और पहली संख्या कितना है? 12। 12 से काटिएगा तो 12 तिया 36 और 36 तिया 108। 108 ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका?
ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए आपको तो यहाँ तृतीय अनुपात पूछा था, तो तृतीय अनुपात आपको बता दिए, और यहाँ से बताए आपको क्या कि 3 क्वेश्चन पूछता है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे और वो तीनों देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ से पूछता है। इसको हटा देते हैं और तीनों चीज देखते हैं। इसका आंसर तो जान गए कितना आएगा, 108। अब यहाँ से 3 क्या क्या पूछता है। जब आपको ए और बी दे देगा, क्या क्या देगा, ए और बी, यानी 2 संख्या जब दे देगा तो आपसे पहला क्या पूछ सकता है कि मध्यानुपात बताइए। क्या पूछेगा आपको, मध्यानुपाती। क्या पूछेगा, मध्यानुपाती। और एक क्या पूछे, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती जब 2 संख्या ए और बी दिया हो। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। रूट के अंदर में दोनों को गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, मध्यानुपाती। और तृतीयानुपाती पूछेगा तो सेकेंड वाला का स्क्वायर बट्टा में फर्स्ट वाला, यानी बी स्क्वायर बाय ए। जब 2 संख्या देगा तो ये पूछेगा, और जब एक संख्या आपको दे देगा, एक 3, एक नहीं, जब 2 संख्या देगा तो आपसे क्या पूछेगा, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती। और जब आपको 2 संख्या दे देगा, जब आपको 3 संख्या दे देगा तो आपसे पूछेगा क्या, ए बी सी, यानी 3 संख्या जब दे देगा तो आपसे पूछ सकता है क्या, वो चतुर्थानुपाती। क्या पूछेगा, चतुर्थानुपाती। तो उसके लिए क्या करना है आपको, बी गुने सी, बी गुने सी बट्टा ए, यानी लास्ट के दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा में पहली संख्या। बट्टा में दोनों जगह पहली संख्या ही आएगी, और मिड प्रोपोर्शन में रूट अंडर ए भी करना है। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम लोग चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन अगला देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़े होइएगा 10th क्लास में, वहां से ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन किसी और फॉर्मूला पे है जो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही है। तो आप देखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 112 है। तो क्या पूछ रहा है, त्रिज्यखंड के संगत चाप की। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखिए, जब कोई वृत्त होती है, ये कोई अगर वृत्त है तो ये उसका सेंटर होता है, और सेंटर से परिधि पर खींची गई कोई भी रेखा उसकी त्रिज्या होती है। त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं। सेंटर को मान लेते हैं कि सेंटर ओ था, और यहां से यहां तक इसका मान लेते हैं ये ए पर मिली है और ये बी पर मिली। ये ए से लेकर और बी तक जो दूरी होती है, इसी को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। ये जो दूरी है आपका, ये दूरी, इसको हम क्या बोलते हैं, एल, यानी चाप की लंबाई। और इस पूरे भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। ये जो छोटा सा भाग काट के निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो इसके क्षेत्रफल का 2 फॉर्मूला। जब ये एंगल बना के निकाला जाए, ये थीटा एंगल होता है। जब आपको एंगल दे दे और त्रिज्या दे दे, तब आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइएगा। तब आप क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला लगाइएगा, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। जब थीटा मालूम हो और आर मालूम हो, या दूसरा क्या कीजिएगा आप, जब आपको त्रिज्या और चाप की लंबाई में संबंध दे दे, तब आप फॉर्मूला क्या लगाइएगा, 1/2 एल गुने आर। तो इस क्वेश्चन में क्या किया, क्षेत्रफल दे दिया, त्रिज्या दे दिया, पूछ क्या रहा है, चाप की लंबाई। यानी त्रिज्या और चाप की लंबाई में संबंध है, थीटा से कोई मतलब ही नहीं है इस प्रश्न को। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला नंबर 2। इसको पहले आप लिख लीजिएगा। चलते हैं अगले पेज पर, बताते हैं इस क्वेश्चन को। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला बताया आपको, कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2, और एल बोले तो चाप की लंबाई, आर बोले तो त्रिज्या। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो कहिएगा 112 है, और बराबर में क्या लिखिएगा, 1/2। एल आपको तो निकालना है, और आर कितना दे रखा है, 28। 2 से काटिएगा तो
14। अब कितना बच जाएगा इधर, 112 बराबर 14 गुने एल। फिर 14 से जब काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा एल का मान, एल बराबर आप लिखिएगा 112 और बट्टा में 14, इसलिए एल कितना आ जाएगा, 8 किस में है, सेंटीमीटर में है। तो आप ऑप्शन नंबर देखिए तो कहाँ है 8, ऑप्शन नंबर बी में है 8 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ का है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी 16 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 90 है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान पूछ रहा है। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद होगा तो इस क्वेश्चन को आप मिनिमम से मिनिमम 4 से 5 सेकंड में कर सकते थे। वो भी बताएंगे कि 5 सेकंड में इसको कैसे करते। सबसे पहले इसको फॉर्मूला से बनाते। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2i इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी तो आपको दे रखा है 16, तो 16 का क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना दे रखा है, 90, 90 रख दीजिएगा। अंदर क्या बच जाएगा, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, अब जब 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 का स्क्वायर होगा 256, और 90 उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। उस साइड क्या बचेगा, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, जब 256 में 66 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। अब 2 से भाग दे देंगे तो इधर कितना बच जाएगा, 83, और बराबर में क्या बचेगा, तो कहिएगा ए बी और प्लस में बी सी और प्लस में सी ए। यही तो हमसे पूछ रहा है कि ए बी प्लस बी सी और प्लस में क्या है आपका सी ए। कितना आ जाएगा 83। ऑप्शन नंबर बी में क्या है 83। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी कैसे करते, तो उसके लिए आप देखिए, आपको फार्मूला याद होता, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2b c 2ca, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब आप क्या करते, जैसे कि 16 था तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। आप याद है आपको, फिर भी आप वो मत कीजिए। आप देखिए इकाई अंक क्या आएगा, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 में इकाई अंक 6 है, और 6 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई अंक 6 ही आता है। जैसे 6 का 36, 16 का 256, 26 का 676, इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। और इकाई अंक 6 में से उधर 90 को लाएंगे तो 90 का इकाई अंक क्या है, 0 है। तो इकाई अंक 6 में से इकाई अंक 0 घटेगा तो इकाई अंक 6 ही बचेगा, और उधर क्या रहेगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इकाई अंक 6 में इकाई अंक 2 से भाग दीजिएगा, यानी 2 से भाग दीजिएगा इकाई अंक 6 में, तो इकाई अंक क्या आता, 3 आता। ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते थे। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 20 छात्रों के औसतन 75 अंक आए हैं। यानी कक्षा एक क्या था, ए था। ए में कितने छात्र थे, यानी नंबर कितना था छात्र का, तो कहिएगा 20 छात्र था। और एवरेज कितना आया, एवरेज कितना है 20 छात्रों का, तो बोलेगा 20 छात्रों का एवरेज क्या था, 75 है। और कक्षा एक क्या था, बी है। बी में कितने छात्र हैं, 30 छात्र हैं, जिनका औसत कितना है, तो औसत इनका 60 है। तो ए में 20 छात्र और बी में 30 छात्र, ए का औसत 75 है और बी का औसत 60 है।
पूछ रहा है जब दोनों कक्षा को मिला देंगे तब औसत बताइए। तो दोनों कक्षा को मिलाने के बाद टोटल कितना अंक आया, कितना विद्यार्थी आया, ये पहले मालूम कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट कक्षा में कुल अंक कितना था। 20 छात्रों का औसत अंक 75 है। तो कुल अंक कैसे निकालिएगा? तो कुल अंक निकालने के लिए आप यहां से कक्षा ए में 20 छात्रों का औसत अंक 75 है, आपको निकालना क्या होगा? कुल अंक। तो कक्षा ए में जब आप कुल अंक निकालिएगा, कक्षा ए का कुल अंक, तो 20 छात्र है, 20 गुने औसत 75 है, तो टोटल कितना अंक होगा कक्षा ए में? 1500 अंक। और इसी प्रकार कक्षा बी में निकालिएगा, तो कक्षा बी में कुल अंक कितना आएगा? कक्षा बी में कितने छात्र हैं? 30 है, औसत कितना है? 60 है, तो कुल अंक कितना हो जाएगा? 1800। और टोटल दोनों मिला के छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? तो 50। अब औसत का क्या फॉर्मूला है? औसत अंक निकालने का कुल अंक बटा कुल छात्रों की संख्या। तो औसत के लिए आप क्या कीजिएगा? कुल अंक। औसत के लिए क्या करना है? कुल अंक। कुल अंक क्या करना है? कुल अंक बट्टा कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्रों की संख्या। तो अब दोनों कक्षा को मिलाइएगा तो कुल अंक कितना हो जाएगा? 1500 प्लस 1800। और दोनों कक्षों के छात्रों की संख्या मिलाइएगा तो 20 प्लस 30। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3300 और बट्टा में 50। जब काटिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? 66। यानी जब दोनों कक्षा का औसत एक साथ निकालिएगा तो आपका औसत कितना आ जाएगा? 66। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी करना था तो इसके लिए क्या करते हैं, आइए अगले पेज पर देखते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सबसे पहले करते कक्षा ए और बी में कितने छात्र हैं उनका रेशियो ले लीजिए। कक्षा ए और कक्षा बी, तो छात्र है 20 और 30। जब आप 20 और 30 का रेशियो लीजिएगा तो रेशियो क्या आएगा? 2 और 3। कहिएगा कैसे? तो देखिए 20 और अनुपात 30, 0 से 0 कटेगा, क्या बचेगा? 2 अनुपात 3। ठीक है, तो क्या आ गया? 2 अनुपात 3। और एवरेज कितना था? आपका एवरेज कितना था? तो एवरेज कहिएगा इसका था 60, इसका क्या था? 75। इसका औसत था 75 और इसका औसत था 60। पूछ कितना कर रहा है? टोटल का। तो टोटल संख्या क्लास में कितनी है? जैसे ए में 2 है और बी में 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगी? टोटल अनुपात में 5। और इसका औसत 75, इसका 60, और टोटल का मालूम नहीं है तो हम मान लेते हैं कि टोटल का औसत कितना होगा? x होगा। तो इस मेथड से क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं? नंबर में औसत से गुना कर देते हैं। नंबर में क्या करते हैं? औसत से गुना। नंबर कितना था यानी संख्या कितना है? 2 और औसत कितना है? 75। तो इस दोनों को जब गुना कीजिएगा आप तो कितना आ जाएगा? 150। और जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 180। और बराबर में बदल के क्या कीजिएगा? 5 को x से गुना। क्यों? क्योंकि पूरे का मालूम नहीं था, मान लिए औसत क्या होगा? x होगा। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 150 और 180 330 बराबर में 5x। और 5 को इधर लाके बट्टा में भाग दीजिएगा तो फिर आपका x क्या निकल जाएगा? वही 66। उस मेथड से करने के लिए गुना भाग ज्यादा करना पड़ गया और इससे आसानी से कर लिए। हालांकि आप अगर एग्जाम में होते तो तुरंत गुना कर लेते। ये काम आप मौखिक कर सकते थे कि रेशियो 2 3 है, 2 को 75 से गुना करते 150 आता और 3 को 60 से करते 180 आता। दोनों को जोड़िएगा तो 330 आता। टोटल संख्या 5 था, 5 से भाग देते। ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लेते
और बेसिक मेथड से करने जाते तो टाइम लग जाता। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन ये है रिमाइंडर थ्योरम का। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम और विभाजता का नियम। रिमाइंडर बोले तो शेषफल प्रमेय, और विभाजता का नियम बोले तो डिविजिबिलिटी और यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम रहेगा तो अर्थमेटिक के मैक्सिमम क्वेश्चन को आप ऑप्शन से या रिमाइंडर थ्योरम लगा के या फिर डिविजिबिलिटी लगा के या फिर यूनिट डिजिट लगा के छांट सकते हैं और जल्दी में करके अगले बच्चे से आगे निकल सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम तैयारी करते हैं और हम भी एग्जाम देते हैं। हमने एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल, बाकी जीडी और एक दो और एग्जाम दिए हैं। उन सभी एग्जामों में मेरा मैथ में पूरा स्कोर आ जाता है। फिर बच्चे आते हैं, कहते हैं आपका पूरा में पूरा कैसे आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करने नहीं जाते। यूनिट डिजिट, रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी ये सब लगा के क्वेश्चन को हटा देते। और तो और मेरा एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के प्री में पूरे 50 में से 50 अंक भी आए हैं। 2 बार सीजीएल में 2 बार मेरा प्री में 50 में 50 मार्क्स। हालांकि आप लोग भी ला सकते हैं, 50 में 50 लाना टफ काम नहीं है। बस आपको इन सब चीजों पर पकड़ होना चाहिए और प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए, आप भी ये कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन है, करा जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 5 बचता है। m क्या है? m कोई संख्या होगी जिसको 7 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर, r बोले तो रिमाइंडर कितना बचता है? 5 बचता है। जब 3m को 7 से विभाजित किया जाएगा, अब पूछ रहा है कि 3m को 7 से विभाजित किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? क्या बचेगा? तो क्वेश्चन में क्या किया है कि पहले m को 7 से भाग दिया तो शेषफल 5 आ रही थी। अब 3 गुना m को 7 से भाग दे रहा है, यानी जो भी संख्या थी उसको 3 से गुना करके तब m से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको करना होता है कि जो भी क्रिया एग्जामिनर नंबर के साथ करता है वही क्रिया आप रिमाइंडर के साथ। मतलब क्या कि वो नंबर में क्या किया है, 3 से गुना कर दिया था, यानी 3m बना दिया है। आप यही काम रिमाइंडर में कर दीजिए और 7 से भाग दे के उसको शेषफल बता दीजिए। जब यही काम आप रिमाइंडर में कीजिएगा तो पहले से रिमाइंडर 5 है, उसने संख्या को 3 से गुना किया, हम रिमाइंडर में 3 से गुना कर देंगे और 7 से भाग दे के उसको रिमाइंडर बता देंगे। 5 या 15 और 7 से जब भाग दीजिएगा 15 में तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 7 दूना 14, कितना बच जाएगा? कितना इजी क्वेश्चन था ये। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। और किस एग्जाम में? एसएससी, सीजीएल, वो भी कब? 2023 के प्री में। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10, ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन और ट्रिगो ये तो एसएससी की क्या है, जान है। एडवांस मैथ में ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिससे एसएससी के एग्जाम में 8 से 9 क्वेश्चन रहता है। ज्योमेट्री, ट्रिगो यहाँ से 3, मेंसुरेशन से 2। ये और पूरे एडवांस को देखिएगा तो पूरे एडवांस से टोटल 12 से 13 क्वेश्चन एक पेपर में आते। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम होगा तो बोल रहा है कि आकृति में x, y, z का मान ज्ञात कीजिए, यानी x प्लस y प्लस z पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी बताते हैं ट्रायंगल का। एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम हम रख लेते हैं, कट जाएगा ना, कुछ गड़बड़ हो रहा तो। एक ट्रायंगल बनाते हैं, का नाम रख लेंगे ए बी सी। इस ट्रायंगल का क्या नाम रखेंगे? ए बी सी। और यहाँ मान लेते हैं कोण बन रहा है x डिग्री का और यहाँ कोण बन रहा है y डिग्री का। तो ये इसका बाह्य कोण जो होता है ना, ये बाह्य कोण ये x प्लस y हो जाता, यानी ये एंगल x है और ये y है। तो कोई भी एक रेखा को बढ़ाइएगा तो जिस रेखा को आप बढ़ाइएगा ना
उसके अपोजिट को छोड़ दीजिए और जो दो कोण बचता है उन दोनों का योग इसके बाह्य कोण के बराबर होता है। अब आइए तो आप इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी और डी को देखिए। ट्रायंगल ए कहां से कहां देखना है आपको? ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी डी। यहाँ पर कौन 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 बन रहा है आपके सामने? तो आप कहिएगा यहाँ एक्स है और प्लस वाई है, और यहाँ कौन सा कोण है? प्लस जेड है। यानी इसी दो कोण का सम जो होगा, इसी दो कोण का सम इस पूरे कोण के बराबर होगा। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम हो ये ज्योमेट्री का तो आप इस क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में कर सकते थे। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन था भी नहीं, और क्वेश्चन कहाँ का था? सीजीएल 2022 का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ये क्वेश्चन ट्रीगो का है। जैसे कि बताया ट्रीगो से 2-3 क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी ट्रीगो का ही है। और क्वेश्चन देखने में कितना लंबा लग रहा है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता तो हम इस क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में कर देते। आपको पहले हम बेसिक बताते हैं इसका, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके बाद बताएंगे कि एग्जाम में कैसे करना। तो बेसिक जानने के लिए आपको साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 और साइन का पावर 6 प्लस कॉस का पावर 6 इसका फॉर्मूला याद होना था, जो रहता नहीं है हर एक बच्चे को। तो सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं साइन का पावर 4 थीटा और प्लस में कॉस का पावर 4 थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में कॉस स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला याद आपको रखना है, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या होता है? कॉस स्क्वायर। दोनों में थोड़ा का ही डिफरेंस है। पावर 4 वाला जब पूछे तो माइनस में 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और जब पावर 6 वाला हो तो माइनस में 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। और ये कहाँ से आता है वो भी नेक्स्ट पेज पे आपको हम बता देंगे। पहले इसको ध्यान में रख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, और इसी के मदद से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में देखिएगा कि बोल रहा है 12 साइन स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या है आपका? 18। लिखिएगा 18। साइन के पावर 6 प्लस कॉस के पावर 6 है, तो इसके जगह क्या लिखिएगा? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस में क्या दे रखा है? प्लस साइड में इसको हम लिख देते हैं 78 साइन स्क्वायर थीटा टू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आगे आइएगा, इसको अब सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले तो आप इसको गुना कीजिए, तो 12 और माइनस 12 दुना 24 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब वहां से डायरेक्ट यहाँ आ जाइएगा, 18 को 1 से कीजिएगा तो 18 और माइनस में 18 तिया 54 क्या? साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस में फिर क्या बचा हुआ है? 78 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा एक लाइन में आ गया, और यहाँ आप देख रहे हैं माइनस में 24 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहाँ देख रहे हैं माइनस में 54 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। दोनों माइनस में है, मतलब जुटेगा। जैसे -2 और -3 तो -5 ना, उसी तरह -24 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और -54 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होता है और जोड़ दिया जाता है। तो दोनों को जोड़िएगा 24 और 54 को, तो क्या आ जाएगा? माइनस में 78 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर।
तो यहाँ प्लस में है 78 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बात क्या हो जाएगा, खत्म। ये दोनों से ये पूरे का बात खत्म। अब क्या बच जाएगा, 12 और प्लस में 18 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 30 आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ये तो हो गया वाई फॉर्मूला, यानी आपको फॉर्मूला मालूम हो तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते, लेकिन फॉर्मूला नहीं मालूम रहता तब इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आते नहीं, तब इस क्वेश्चन को एग्जाम में 4 से 5 सेकंड में करके आते। कहिएगा कैसे, तो आइए देखते हैं कैसे करते। उसके लिए क्या करते हैं हम, एक वैल्यू पुटिंग मेथड होता है, जिसमें क्या करते हैं, थीटा का कोई भी मान अपने मन से सुविधा अनुसार रखिए कि कौन सा मान रखने पे कैलकुलेशन कम हो। आप रख कोई भी मान सकते हैं, कोई भी आप मान अपने मन से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री रख सकते हैं। और कुछ ऐसा मान होता है जहाँ पे कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं जहाँ पे हम थीटा का मान पुट नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ नहीं कर सकते हैं, तो जब कभी 1/0 या 0/0 का फॉर्म बने तो हम वहाँ पे थीटा का मान पुट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो 1/0 का कुछ दिख नहीं रहा है तो अपने मन से थीटा का कोई मान लेंगे। और यहाँ साइन कॉस में है तो साइन कॉस में थीटा का मान या तो आप 0 रखिए या तो आप 90 रखिए। तो कहिएगा 0 और 90 ही क्यों, तो साइन और कॉस 0 और 90 रखने से एक कोई ना कोई मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिससे आपका इक्वेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, इस प्रश्न में थीटा की जगह 0 डिग्री पुट कर लेते हैं। थीटा की जगह क्या करते हैं, 0 डिग्री पुट कर लेते हैं। तो 0 डिग्री जब आप पुट कीजिएगा तो 12 रहेगा ही। अब साइन 4 थीटा है तो साइन का पावर 4 और 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान 0 क्या आ जाएगा, 0, और कॉस 0 का मान 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। और यहाँ क्या करेंगे 18, और यहाँ क्या करेंगे आप, साइन का पावर 6 थीटा, थीटा रखिएगा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान 0, और 0 का पावर 6 भी करेंगे फिर भी रिजल्ट क्या रहेगा, 0। कॉस 0 रखेंगे तो मान 1, 1 का पावर 6 करेंगे तो फिर भी मान 1 ही रहेगा। और कहिएगा प्लस में जो इतना बड़ा है 78 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, उसको क्या करे, तो जब साइन 0 रखिएगा तो इतना दूर तो ये 0 बनेगा और 0 पूरा से गुना होके पूरे को 0 बना देगा, बात पूरा खत्म। अब क्या बचा, बच जाएगा यहाँ 0, इसको सॉल्व कीजिएगा 12 प्लस 18, 12 18 कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, इतना जल्दी कर लिए वैल्यू पुटिंग मेथड से। फॉर्मूला याद होता तो फॉर्मूला से करते। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर हम लोगों का पाई चार्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट 1995 में एक कारखाने के विभिन्न श्रेणी A B C D E F G और H, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप यहाँ पे H कर लीजिएगा, में श्रमिकों की संख्या को दर्शाया है। यानी कि A B C D E F G H में श्रमिकों की संख्या का क्या दिखाया गया है, प्रतिशत दिखाया गया है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पाई चार्ट की श्रेणी डी के लिए केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। केंद्रीय कोण क्या होता है, ये जो इसका सेंटर था ना, ये सेंटर, तो ये पूरा कोण कितना बनता है, 360 डिग्री का बनता है। और हमसे क्या किसका पूछ रहा है, तो हमसे ये डी का केंद्रीय कोण पूछा जा रहा है। किसका केंद्रीय कोण पूछा जा रहा है, तो डी का केंद्रीय कोण पूछा जा रहा है। तो डी का केंद्रीय कोण निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो आप पाई चार्ट का एक ही कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सारे डाटा होता है हमेशा 100%, बंटवारा जो कोई भी होता है वो 100% में होता है। ये टोटल को जोड़िएगा ना तो वो 100% आएगा, टोटल एंगल को जोड़िएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा घूमते हैं तो 360 डिग्री का बनता है। यानी कि 100% का वैल्यू जो होता है, 100% का मान 360 डिग्री होता है। 100% का मान क्या होता है, 360 डिग्री। और हमसे पूछ कितना का रहा है, 25% का। 100% का मान 360 डिग्री, ये कॉन्सेप्ट है। पाई चार्ट का एक ही कॉन्सेप्ट होता है,
100% का मान 360 डिग्री, 100% का मान 360 डिग्री। पूछ कितना रहा था 25%, तो 100 का मान 360 है, 25 निकालना है, तो 4 से अगर भाग दे दे दोनों साइड तो 125 बन जाएगा। तो 4 से जब आप भाग दे दीजिएगा तो यहाँ बचेगा 25% और उधर 4 से भाग दे दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री। यानी डी के लिए केंद्रीय कोण का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में। और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है राहुल, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल की उम्र उनके बेटे अमन की उम्र का अनुपात दे रखा है, 9 और 1 है। कौन कौन है, राहुल और क्या है, अमन है। राहुल की उम्र और उनके बेटे अमन की उम्र का अनुपात, राहुल पिताजी हैं, उनका बेटा अमन है। पिताजी का अनुपात 9 है और बेटा का अनुपात 1 है। ठीक है, अनुपात जब भी दे रखे ना तो आप अपने मन से कोई भी कांस्टेंट यानी चर वैल्यू मान लीजिएगा। तो यहाँ मान लेते हैं उम्र 9x होगा, x होगा, और आगे कह रहा है उनके उम्र का गुणनफल 144 है। उम्र कितना है राहुल का 9x और अमन का कितना है 1x, गुणनफल कितना है 144। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम गुणनफल करें तो 9x गुने 1x, इसी का मान न दे रखा है 144। तो जब 9 से काटिएगा ना तो x गुने x तो x स्क्वायर, और 9 से जब काट दीजिएगा यहाँ तो ये कितना बार में कट जाएगा 16 9 144। यहाँ कितना बचेगा 16, एक्स स्क्वायर 16 है, इसलिए x कितना आ जाएगा, x 4 आएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है, देखिएगा कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग बताइए, यानी 4 साल के बाद योग बता दीजिए हमको। तो आप ये बताइए कि अभी योग कितना है, अभी योग है 9x, अभी कहिएगा तो अभी योग कितना है 9x और प्लस में क्या है x है, दोनों का योग टोटल मिलेगा तो 10x योग आ जाएगा। x का मान कितना निकाले हैं 4, तो रखेंगे 10 गुने 4, तो अभी योग कितना है 40, अभी योग कितना है 40 वर्ष। हमसे पूछ रहा है 4 वर्ष के बाद, तो आप 40 में 4 जोड़ के 44 आंसर मत कर दीजिएगा। यहाँ पर आदमी 2 लोग हैं, अगर पिताजी 4 वर्ष बढ़ते हैं तो उनका बेटा भी 4 वर्ष बढ़ेगा, वो रुका नहीं रहेगा। टोटल 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष तो पिताजी बढ़ेंगे और 4 वर्ष बेटा बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा 8 वर्ष, यानी योग कितना हो जाएगा 40 तो रहेगा ही और 8 वर्ष बढ़ के नया योग कितना आ जाएगा आपका आंसर 48 ईयर। 48 ईयर बोले तो 48 वर्ष। अब देखिए ये तो क्वेश्चन को बेसिक से बनाए, ये भी हल्का था, ये भी ज्यादा टफ तो है नहीं, अब माइंड में भी इतना कुछ कर सकते थे। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन को इतना करना ही नहीं है, जल्दी करना था, तो आप ऑप्शन को देख के सोचते। ऑप्शन को देख के क्या सोचते, हमसे पूछ तो रहा है 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष के बाद योग पूछ रहा है, तो एक राहुल है और एक उनका पुत्र अमन है, तो 4 वर्ष बाद योग बढ़ा कितना होगा 8 वर्ष। 4 वर्ष के राहुल बढ़ गए होंगे और उनका पुत्र अमन 4 वर्ष बढ़ा होगा, तो 8 वर्ष बढ़ के आंसर आया होगा ना। तो हम वर्तमान में सोचते कि कितना योग रहा होगा, तो सबसे पहले इसमें किसी में से 8 घटा लेंगे, तो 8 जब घटाएंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि वर्तमान में दोनों का योग कितना था, और वर्तमान में अनुपात में योग कितना है 10 है। अनुपात में कितना योग है 10 है, और रियल में योग कितना है वो ऑप्शन से निकाल लेंगे 8 घटा के, और देखेंगे अनुपात में 10 योग था वर्तमान में, तो 8 घटाने के बाद जो भी आएगा वो 10 से कट रहा है कि नहीं। जैसे अगर मेरा आंसर 40 होता तो 8 घटाते 32 आता, यानी अनुपात में योग 10 है और रियल में सोच रहे हैं 32 होगा, तो 10 32 को काट पाएगी, यानी 10 का मल्टीपल 32 है, नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं। अब 44 को सोचेंगे,
तो 44 में से 8 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 भी 10 से नहीं कटती है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब 48 पे जाएंगे, 48 में से 8 घटा लेंगे तो क्या बचेगा? 40। 40 10 से कट रही है, 40 वर्तमान में था, वर्तमान में अनुपात में योग कितना है? 10 है। 10 से जो कटेगी वही आंसर होगा, लेकिन कब? 8 घटाने पर। 8 क्यों घटाने पर? क्योंकि पूछ रहा है मेरा आंसर जो है वो 4 वर्ष बाद है, और 4 वर्ष में दोनों आदमी 4 बढ़ जाएंगे। 8 वर्ष बता के आंसर बताना, 8 वर्ष बढ़ा के आंसर बताना था। पहले 8 वर्ष घटा लेंगे और देखेंगे ये ऑप्शन 4, ये 10 से कट रही। अब इस ऑप्शन को देखिएगा तो 46 है, 8 घटाइएगा तो 38। 38 भी 10 से नहीं कटती है, आंसर। हालांकि हम बताए हैं तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिए बताने में, लेकिन आप अगर एग्जाम में इस तरह से सोचते तो आप ऑप्शन दे के इस क्वेश्चन को आसानी से काट सकते। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ का है? बेईमान दुकानदार। दुकानदार बेईमानी विभिन्न विभिन्न प्रकार से करते हैं, तो हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए कि दुकानदार बेईमानी करते हैं तो बेईमानी लोग लाभ कमाने के लिए ही करता है। तो जिस केस में हमको लाभ होगा, इस प्रकार के प्रश्न में एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा हमेशा कि जिस केस में हमको लाभ होगा वहां रेशियो बनाएंगे कम से ज्यादा। इसको करेंगे रेशियो मेथड से, बेसिक से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। और जिस केस में हमको लाभ होगा वहां अनुपात कम से ज्यादा बनाएंगे, यानी कम में खरीदे होंगे ज्यादा में बेचे होंगे, तभी तो लाभ होगा। और जब हानि हो यानी जिस केस में हानि होगा वहां अनुपात क्या करेंगे? ज्यादा से कम बनाएंगे। तो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है? यहाँ 2 केस में व्यापारी लाभ कमा रहा है। लाभ या हानि होगा वो तो क्वेश्चन को पढ़ने पे पता चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान दुकानदार बाजरे को 20 रुपए प्रति केजी के भाव पर बेचता है, जिसे उसने 16 रुपए प्रति केजी के भाव से खरीदा था। तो क्या कह रहा है? केस वन में कह रहा है आपका कि इसने खरीदा था 16 रुपए और बेच दिया है 20 रुपए प्रति, यानी एक पीस खरीद के लाया 16, बेच दिया 20। क्या हुआ होगा? लाभ। जब लाभ होगा तो रेशियो कम से ज्यादा। तो कम कितना है? 16, और ज्यादा कितना है? 20 है। हम इसको क्या करेंगे? काट के छोटा, तो 4 से काटेंगे तो 4:5 आ जाएगा। और सेकेंड केस में देखेंगे तो सेकेंड केस में क्या कह रहा है? वो 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दे रहा है, यानी देना था कितना? 1 केजी, यानी 1000 ग्राम, लेकिन उसने कितना दिया? 800 ग्राम। देना ज्यादा था और दिया कम है, फिर लाभ कमा लिया। तो फिर लाभ कमाया है तो रेशियो क्या करेंगे? कम से ज्यादा कियो। तो कम वैल्यू कितना है? कहिएगा 800, और ज्यादा वाला कितना है? कहिएगा 1000। जब इसको काटिएगा 200 से तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब क्या करना है? 2 केस बना लेना है, और जब आप इस दोनों को गुना कीजिएगा ना तो ये सीपी से एसपी का रेशियो डायरेक्ट निकल। तो उसके लिए आपको क्या करना है? 4 को 4 से गुना कर देना है, कितना आएगा? 16। 5 को 5 से गुना कर देना है, कितना आएगा? 25। अब फाइनल लाभ हानि जो भी हुआ होगा उसका अनुपात यही रहा होगा। सीपी कितना हुआ होगा? फाइनल 16, और एसपी कितना हुआ होगा? 25। सीपी बोले तो क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर खरीदे, एसपी बोले तो विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ? 16 यूनिट में हम खरीदे और 25 यूनिट में बेच दिए, तो लाभ कितना का हुआ है? 9 यूनिट का। कितना का लाभ हुआ है? 9 यूनिट का। लेकिन यूनिट में तो आंसर पूछ नहीं रहा है, आंसर किस में पूछ रहा है? परसेंटेज में। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम निकालेंगे प्रतिशत लाभ। क्या निकालेंगे? प्रतिशत लाभ। कितना लाभ? कहिएगा 9 का लाभ। किस पर लाभ हुआ है? तो
16 पर लाभ हुआ है और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। इसको काटिएगा 4 से तो कितना हो जाएगा, ये 4 और ये कितना होगा 25। 25 को 9 से गुना कीजिएगा तो 225 और बट्टा में कितना हो जाएगा 4। और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 56.1/4 बोले तो 2 ऑप्शन नंबर कहाँ है 56.25 ऑप्शन नंबर डी आपका। इस प्रकार के प्रश्न में आप हमेशा ध्यान रखिएगा जिस जिस केस में लाभ होगा वहां रेशियो कम से ज्यादा और जहां हानि हो जाए वहां रेशियो ज्यादा से कम। यहाँ दोनों केस में लाभ हो रहा था तो रेशियो कम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या सोच के इस क्वेश्चन को बनाया होगा, अगर वो आप पकड़ लिए तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 3 से 4 सेकंड का समय काफी है। आप कहिएगा कैसे, तो देखिए पहले बताएंगे बेसिक, उसके बाद बताएंगे एग्जाम में कैसे करना। तो बेसिक ये होगा इसका, एक घन का आयतन 12,167 सेंटीमीटर क्यों दिया है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी आयतन दे दिया है ना, ये घन है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन आप कहिएगा सर घर का आयतन होता है भुजा क्यों। इसी का मान तो वो दे रखा है, कितना दे रखा है 12,167। अब यहां से क्यों हटाइएगा तो उधर क्यों रूट चढ़ाइएगा और कितना रखिएगा 12,167। क्या लिखिएगा 12,167। 12,167 किसका क्यों था ये तो बच्चे को याद रहेगा नहीं, हालांकि अभी हम यहाँ लिख देते हैं ये किसका क्यों है 23 का। आपको नहीं भी याद होता तो इस क्वेश्चन को कैसे करते वो भी हम बताएंगे। ये 23 का क्यों था, पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6 गुने भुजा स्क्वायर बोले तो क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 का 6 लिख लीजिएगा, तो भुजा की जगह क्या है 23, 23 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 23 का स्क्वायर 6 गुने 529। 6 को जब 529 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3174। ये तो बेसिक मेथड है इसका। ये क्या दे दिया था आयतन, यहां से क्या निकाले हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये तो बेसिक रहा। आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा कहाँ है, ऑप्शन नंबर। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में होता तो कैसे सोचते वो देखिए। आपको दिया क्या था वो तो भूल जाइए, अब दिया क्या है वो भूल ही जाइए, और आपसे पूछ रहा है सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं सरफेस एरिया का 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है 6 गुने भुजा स्क्वायर फॉर्मूला है। अब सरफेस एरिया जो भी आएगा वो 6 का गुणज होगा। गुणज बोले तो 6 से वो कटेगा, क्योंकि ए स्क्वायर का मान जो भी आया था 529 को 6 से गुना किए। सबसे पहली बात तो जब 6 से किसी को गुना करते हैं ना तो रिजल्ट सम संख्या, और एक सम संख्या है। सम संख्या को किसी से भी आप गुना कर लीजिए, रिजल्ट हमेशा सम संख्या है। जैसे कि 2 को आप 1 से गुना कीजिएगा 2 आएगी, 2 को 3 से कीजिएगा 6 आएगी, 2 को 5 से कीजिएगा 10 आएगी, 2 को 10 से कीजिएगा 20 आएगी, 2 को 15 से कीजिएगा 30 आएगी। यानी सम संख्या को किसी से भी गुना कर दे रिजल्ट तो सम संख्या आता है। यहाँ 6 है और ए स्क्वायर कुछ भी आए, ए स्क्वायर कुछ भी आए 6 का गुणज होना था, यानी सम होना था क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ 2 ऑप्शन ऐसा है जो सम है ही नहीं, ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। अब ये दोनों में से छाटेंगे कि आंसर कौन होगा। तो अब ये देखेंगे 6 जो है ना 6 ये 3 का भी गुणज है, इसमें 3 भी छिपा हुआ है, 3 गुने 2 6 होता है। तो मेरा आंसर जो भी होगा वो 3 से कटेगा। तो अब हम यहाँ लगाएंगे डिविजिबिलिटी का नियम यानी विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है वो जान लीजिए। 3 से कोई भी संख्या तब कटती है, 3 से कोई संख्या तब कटती है जब उसके अंकों का योग 3 से कट जाए। क्या बोले
3 से कोई संख्या तब कटती है जब उसके अंकों का योग 3 से कट जाए। जैसे संख्या देखिएगा आप, आपके सामने दो संख्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 127। क्या ये 3 से कटती है? कहिएगा 3 चौके 12 बचेगा 7, 3 दूना 6, नहीं कट रही है सर, एक शेष बच रहा। ठीक है, अब एक संख्या आपके सामने हम लिखते हैं 36। 36 3 से कटती है ना, तो कहिएगा जी 36 3 से कट जाती है। आप देखिए 36 के अंकों का योग कितना होगा? 36 दो अंक से मिलके बना है, 3 और 6, तो अंकों का योग कीजिए। 3 और 6 अंक है, तो इसका योग कीजिएगा तो योग आएगा 9। तो 9 जो है 3 से कटती है, हाँ कटती है, तो ये पूरी 36 जो संख्या थी वो 3 से कटेगी। अब आइए आप अपने ऑप्शन में देखिए, तो क्या ये ऑप्शन के अंकों का योग 3 से कट रही है? कीजिएगा 5 और 4, 5 4 9 और 7 4 11। 9 और 11 कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 20। 20 कभी भी 3 से कटी है? नहीं ना, तो ये पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटती। आंसर क्या हो जाता? नंबर सी। भाई ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी बना सकते थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है हम लोगों का। ये क्वेश्चन आपका एसआई और सीआई का क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है? एसआई सीआई का मिक्स, एसआई और सीआई दोनों को मिला दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 है, तो राशि बताइए। यानी कौन सी वो राशि थी जिस पर 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या आएगा? तो आएगा। तो दो मेथड बताएंगे। सबसे पहले बेसिक जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है 2 साल के लिए सीआई माइनस एसआई का जो अंतर होता है वो होता है आपका पी गुने आर बट्टा 100 का। फॉर्मूला क्या होता है? पी गुने आर बट्टा 100 का। कब के लिए? जब 2 साल की चर्चा हो तब के लिए। ठीक है, तो आप देखिए एसआई सीआई का अंतर कितना दे रखा है, तो आप कहिएगा अंतर दे रखा है 250। 250 बोले तो 250, और उधर क्या है? पी जो हमको निकालना है। और क्या आता है फॉर्मूला में? आर स्क्वायर। आर आपको दे रखा है 10%, तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 गुने 10 बट्टा में 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 गुने 100, 10 गुने 10 100, 100 से 100 कैंसिल। अब क्या बचेगा? अब बचेगा 250 और बराबर हो जाएगा पी और बट्टा में 100। अब पी निकालिएगा तो 100 से इसमें गुना, इसलिए पी का मान कितना आ जाएगा? 25,000। पी का मान कितना आ जाएगा? 25,000। तो आप ऑप्शन क्या कीजिएगा? ये नंबर 25,000। ये तो फॉर्मूला से बना है। अब इसको देखेंगे एक और मेथड क्या है जिससे इसको कर सकते थे। हालांकि ये भी आसान ही है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगला मेथड देखते हैं। उसके लिए हम अगले पेज पर आते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन यही है मेरा, और इसके लिए क्या करेंगे? किसी राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, तो अंतर दे रखा है ना, इसमें रुपया में। हम प्रतिशत में आंसर निकाल लेंगे कि 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में कितना मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 साल में हमको एसआई कितना मिलेगा? एसआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज के केस में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। अगर आपको एक वर्ष 10% मिला है ना, तो अगले साल भी 10%, अगले साल भी 10%, अगले साल भी 10%। ये क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज मूलधन पर गणना किया जाता है। साधारण ब्याज का गणना मूलधन, जो मूलधन आप एक बार दिए उसी पर साधारण ब्याज का गणना होगा। तो एक बार 10%, फिर 10%, तो 2 सालों में आप साधारण ब्याज निकालिए तो 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 20%। और जब सीआई निकालिएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है? जो भी आप मूलधन दिए उस मूलधन पर 10% के रेट से 1 साल बाद ब्याज लिए, अब ब्याज को उसमें जोड़ दीजिए,
जो मूलधन दिए थे उसमें ब्याज को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो राशि अमाउंट प्राप्त होती है फिर उस पर अगले साल के लिए ब्याज चलेगा, फिर जो ब्याज मिलेगा फिर उसमें जोड़ दीजिए, अब फिर जो नया अमाउंट प्राप्त होगा उस पर फिर अगले साल के लिए ब्याज चलेगा। तो प्रतिशत में सीआई निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं एबी फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? एबी फॉर्मूला। जो होता क्या है, ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बट्टा 100। इस फॉर्मूला से जब आप सीआई निकालिएगा तो ए के जगह भी तो 10 से है और बी के जगह भी 10 से है, और 10 गुने 10 और बट्टा में क्या कीजिएगा 100। अब देखिएगा तो ये कट जाएगा, 101 आ जाएगा यहाँ पे। कितना बार में कटेगा? एक बार में। और 10 प्लस 10 20 और यहाँ का 1, टोटल कितना परसेंट सीआई मिला? 21। तो प्रतिशत में एसआई कितना मिला है? 20%। प्रतिशत में सीआई कितना मिला? कहिएगा 21%। दोनों का अंतर कितना है? तो दोनों का अंतर कहिएगा 20 और यहाँ 21। अंतर कितना आएगा? 1% का। यही 1% का मान रुपया में दे रखा है 250 रुपया। प्रिंसिपल होता है 100%, वो भी मूलधन अपने आप में 100%। तो 1% का मान है 250। तो जब हम 100% निकालेंगे तो दोनों तरफ 100 से गुना, तो 100 से गुना करेंगे तो उधर भी 100 से गुना। कितना आ जाएगा? RS 25/4। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ था? दोनों मेथड से आंसर यही आ रहा है ना। ये भी हालांकि हल्का ही है और वो भी इजी ही था, आप दोनों ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री क्या है? एडवांस की ध्यान ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? एडवांस की ध्यान है। बच्चे को इससे डर लगता है, आप लोग को इससे डरना नहीं है, लड़ना है। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। डरना नहीं है, लड़ना है और जीतना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आकृति है, ये सर्कल है, ये क्या है? एक वृत्त है, और ये पीटी जो है ना, इस वृत्त की स्पर्श रेखा, और ये पी बी जो है वृत्त को ए और बी पर काटते हुए एक छेदक खींची गई है। छेदक रेखा किसको बोलते हैं वो जानते हैं? वृत्त के बाहर से ना वो रेखा हटती है, उसको काट के चली जाती, उसको क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ये रेखा वही काम की है ना, आई है यहाँ पे ए पे काट दी है, पार करके बी तक पहुंच गई है, यानी ये छेदक रेखा है। तो इसका प्रॉपर्टी ये है, कॉन्सेप्ट ये कहता है, आपका कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ये स्पर्श रेखा है, यहाँ याद रखिएगा, ये पीटी का स्क्वायर, कॉन्सेप्ट ये पीटी का स्क्वायर जो होगा, यानी स्पर्श रेखा का स्क्वायर, ये बाह्य बिंदु है पी, वृत्त के बाहर की बिंदु पी है ना, तो ये बाह्य बिंदु वृत्त को जिस जिस पॉइंट पे स्पर्श की है, यानी ए पर स्पर्श की है और बी पर स्पर्श की, तो जिस जिस जगह स्पर्श की है उसका गुणनफल पी तो हमेशा रहेगा, पी ए गुने पी बी। क्या करेंगे? पी ए गुने पी बी। ये कॉन्सेप्ट, ये रिजल्ट है, इसको क्या करना है? याद रखना। बाकी सर्किल से दो और रिजल्ट हैं जो कि अगले पेज पर हम आपको बता देंगे, लेकिन सबसे पहले इसको याद रखिए ताकि इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाए। तो आप देखिएगा पीटी कितना दे रखा है, पीटी तो आप कहिएगा 8 है, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? 8 का स्क्वायर बराबर में पी ए कितना है, तो कहिएगा 6 है। कहिएगा पी बी, पी और बी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो 6, यहां से यहां तक कितना? 6, और यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक निकाल लेंगे तो 6 प्लस क्या करेंगे? 6 प्लस, ठीक है। अब देखिए 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, और बराबर में क्या लिखिएगा? 6 और गुने 6 प्लस x, और 6 यहाँ गुना में ये वाला 6 इधर आएगा तो भाग में 64/6 कीजिएगा,
और फिर आप 2 से काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 32 बट्टा में 3 और बराबर में क्या बचेगा 6 प्लस, अब वो 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या लिखिएगा आप 32/3 और माइनस में 6 बराबर में x। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो 6 तिरिक 18, 32 में से 18 घटेगा तो क्या आ जाएगा 14 बट्टा में 3, तो x का मान क्या निकल जाएगा 14/3 का ऑप्शन नंबर कहाँ है 14/3, तो देखिएगा आपने सी ऑप्शन में 14/3। अब क्या बताए थे हम, 2 और कॉन्सेप्ट यहां से बताएंगे, उसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं और वहां से आपको वो बताते हैं। एक पेज ले लेते हैं अलग से और वहां से आपको एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। एक तो ये इस पे क्वेश्चन पूछा है और 2 और अलग से बताएंगे, उसको भी नोट कर लीजिए। नोट कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ रख लेते हैं और इस सर्कल को हम यहाँ पे रखते हैं और इस सर्कल को हम यहाँ पे रखते हैं, तो तीनों से जो रिजल्ट बनता है वो आपको, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, सर्कल को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि कुछ जगह ज्यादा मिल जाए, ठीक है। तो उसमें क्या था आपका जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो होगा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर 3। 1 तो जो क्वेश्चन में था वो बताएंगे। उसमें क्या था, एक छेदक रेखा थी, एक क्या थी आपका छेदक रेखा थी और एक क्या थी स्पर्श रेखा थी और दोनों बाह्य बिंदु पर मिली। मान लेते हैं कि ये बाह्य बिंदु P था और ये स्पर्श की है वृत्त को A पर और ये B पर और ये मान लेते हैं T था। तो वहां आपने कॉन्सेप्ट देखा था PT का स्क्वायर बराबर होता है PA और P B और P जहां जहां वृत्त पर स्पर्श करती है बाह्य बिंदु से वहां का गुणनफल लेते हैं। P दोनों जगह स्पर्श रेखा का स्क्वायर करके PB गुने PA करेंगे, दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया। और कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिएगा, तो इसमें एक स्पर्श रेखा और एक क्या थी छेदक रेखा और अगला में क्या होता है जीवा। जब वृत्त के अंदर 2 जीवा आप खींचिएगा, वृत्त के अंदर 2 जीवा खींचिए, आपने यहाँ A रखा और ये B रखा, ये C रखा और ये D रखा। एक जीवा का नाम AB है, एक जीवा का नाम CD है और वृत्त के अंदर ये कहीं कोई भी बिंदु P पर स्पर्श कर। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था ये आपका और दूसरा यहां से रिजल्ट बनेगा कि ये PA गुने PB बराबर होता है PC गुने PD, यानी जहां पर मिलेगी वो तो हमेशा आएगा और PAPB का गुणनफल बराबर होगा PC गुने PB। ये दूसरा रहा आपका। और तीसरा देखिएगा, तो तीसरा में क्या होता है कि दोनों जब छेदक रेखा हो, यानी दोनों रेखा कैसी हो छेदक रेखा, और यहाँ A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये बाह्य बिंदु P पर दोनों मिली है, दोनों क्या है छेद करते हुए गई है और बाहर जाके P पर मिल गई। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, बाह्य बिंदु तो रहेगा ही P के साथ एक बार B को लेना है और उसी P के साथ फिर A को लेना है और बराबर में फिर P के साथ C को लेना है और गुने P के साथ D को लेना। ये 3 रिजल्ट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा सर्किल में। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो एसएससी का फेवरेट है। बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या तो इस पे या तो इस पे या तो इस। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले पेज की ओर। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम यहाँ से हट जाते हैं। आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं अगले पेज पर।
अगला पेज पर देखेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन मेरा था, अगले पेज पर आते हैं, अगले पेज पर आ गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा आप? 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि 5120 की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताए। राशि दे दिया, यानी प्रिंसिपल मूलधन दे दिया है और रेट दे दिया है। तो बोल रहा है 3 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा। तो आप सबसे पहले ये निकालिए कि 3 वर्ष के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अमाउंट निकालने के लिए आप CI में फॉर्मूला पढ़े होइएगा। अमाउंट को ए से सूचित करते हैं, ए बराबर P गुने 1 प्लस R/100 पावर में T। ये फॉर्मूला है CI का अमाउंट निकालने के लिए। तो यहाँ ये फॉर्मूला लगाइएगा। तो सबसे पहले आप अमाउंट निकालिएगा। तो P फॉर्मूला में क्या आ रहा है? P कितना दे रखा है? तो कहिएगा P है 5120 गुने 1 प्लस R कितना है? 12.5%, 12.5 बट्टा में कितना कीजिएगा? तो समय कितना है? 3 वर्ष। अब देखिए अमाउंट निकालिए। तो ए बराबर लिखिएगा 5120 गुने 1 प्लस, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना 12.5 दशमलव हटाइएगा तो यहाँ एक जीरो आएगा। 125 बट्टा में क्या है? 1000। 125 से 1000 को काटिएगा तो 8 बार में कटता है। तो ऊपर 1 और नीचे 8, तो पावर में क्या हो जाएगा? 3। अब फिर लिखिएगा आगे 5120 गुने, इसको सॉल्व कीजिएगा ना 1 प्लस 1/8, तो ये आ जाएगा 9/8 और उसका क्यू करना है। 9/8 का क्यू का मतलब 9/8 गुने 9/8 फिर गुने 9/, क्यू बोले तो 3 बार, उसी को गुना कर दीजिए, उसका क्यू निकल जाएगा। तो अब 8 8 64, 64 को 8 से गुना कीजिएगा तो 512। तीनों से पूरे से इसको जब काटिएगा तो 10 बार में ये, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, अब आपका अमाउंट निकालिएगा। तो अमाउंट के लिए क्या आएगा? 10 गुने 9 गुने 9 गुने 9 3 बार, तो 9 का क्यू 729। तो क्या लिखिएगा? 729। आपका अमाउंट कितना निकला? ये का अमाउंट आपका निकल गया 7200, यानी जितना रुपया हम लगाए थे वो रुपया 3 साल के बाद 7290 हो जाएगी। तो इस बीच में हमको ब्याज कितना मिला वो पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, CI निकालने के लिए आपने कितना अमाउंट प्राप्त किया उसमें से प्रिंसिपल को घटा दीजिए, यानी जितना आपको मिला है ना बाद में, जितना उसको दिए थे उसको घटा दीजिए, तो ये प्राप्त हो जाएगा कि आपको कितना ब्याज के रूप में मिला। तो अमाउंट हम कितना निकाले हैं? तो कहिएगा अमाउंट है आपका 7290 माइनस मेरा प्रिंसिपल कितना था? तो कहिएगा 5120। जब आप इसको हटाइएगा तो ये 0 और ये 7 और ये 1 और ये आएगा 2, यानी 2170 रुपया आपको क्या मिला है? ब्याज मिला। 2170 आपका ऑप्शन नंबर डी देखिएगा कितना आ रहा है? 2170। ये तो इसका बेसिक मेथड था, वाई फॉर्मूला था, और इसका रेशियो मेथड भी आता। आप रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को कीजिएगा तो सबसे पहले अलग पेज लेते हैं और रेशियो से करने जाएंगे तो उसमें क्या किया जाता है? रेशियो में आप देखिएगा उसमें ये करना है कि सबसे पहले प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कहाँ से लाएंगे? तो रेट से लाएंगे। रेट आपका कितना था? 12.5%, और 12.5% को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो क्या कीजिएगा? 12.5 बट्टा में
100, दशमलव हटेगा तो एक और जीरो आ जाएगा। 125 बट्टा में कितना है 1000, काटिएगा तो क्या होगा 1/8, यानी 12.5% के रेट से 8 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिलेगा 1 वर्षों में। तो 1 रुपया ब्याज मिलके अमाउंट तो हो जाएगा 9 रुपया, 8 रुपया लगाएंगे तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो हमको अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी मेरा मिश्रण कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। लेकिन 1 साल में वो बात कितने दिन के लिए होगा, 1 ईयर के लिए। वाई लिखे तो ईयर समझिए। अगर प्रिंसिपल 8 हो तो अमाउंट कितना होगा 9। और जब आप यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए ना, आपको 1 वर्षों से 3 वर्ष चाहिए, 3 ईयर का चाहिए, तो 3 ईयर का निकालने के लिए 1 ईयर का क्यों कर दीजिए। वही बोलता है 2 ईयर का बताइए, 2 ईयर का बताने के लिए 1 ईयर का स्क्वायर करते। बोलता 4 ईयर के लिए तो 4th करते, पावर 4 निकालते उसका। यहाँ 3 कह रहा है तो पावर 3 निकालेंगे। 8 का जब क्यू कीजिएगा तो 8 का क्यू होता है 112, और 9 का क्यू कीजिएगा तो 9 का क्यू 729, यानी अनुपात में 512 रुपया कितना हो जाएगा 729। प्रिंसिपल 512 अगर लगाएंगे तो अमाउंट कितना मिलेगा 729। तो ब्याज कितना मिला यहाँ पर, आप कहिएगा ब्याज कितना मिला, तो ब्याज देखिएगा 217 का मिला है। कितना का ब्याज मिला है 217 यूनिट का। कितना ब्याज मिला है 217 यूनिट। और प्रिंसिपल कितना था तो 512 यूनिट। और क्वेश्चन में रियल में प्रिंसिपल कितना है तो 5120 है। तो ये 512 यूनिट जो होगा 512 यूनिट वो किसके बराबर है तो 5120 के बराबर है। 1 यूनिट का मान निकालिएगा तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। अब आपको निकालना कितना का है 217 यूनिट। ये 217 क्या है पीआई है। पीआई कितना आया है 217 यूनिट। तो इसलिए 217 यूनिट जब निकालिएगा तो दोनों साइड 217 से गुना, 217 से जब गुना कर दीजिएगा तो 217 पे एक जीरो बैठ जाएगा। आंसर क्या आता 2170। ऑप्शन नंबर डी। आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का है। ये क्वेश्चन कहाँ का है मिक्सचर एलिगेशन का। अर्थमेटिक में एक चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। दूध बोले तो मिल्क और पानी बोले तो वाटर। अनुपात कितना था 5 और कितना है 3 है। अब कह रहा है 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाता। यानी इसमें क्या मिला दिए हैं 7 लीटर पानी, एल लिखे तो लीटर। मिलाने के बाद अनुपात कितना हो गया है तो कहिएगा 1:2। अच्छा आप एक चीज यहां बताइए, इसमें मिलाए क्या है पानी यानी वाटर। तो वाटर मिलाए हैं तो मिल्क पहले 5 था, तो मिल्क अभी भी 5 होना चाहिए ना। मिल्क में कोई छेड़छाड़ हम नहीं किए हैं ना। मिल्क का अनुपात और वाटर से पहले 5:3 था। मिल्क 5 वाटर 3। जब पानी मिलाए तो पानी बनना चाहिए, लेकिन दूध क्या होना चाहिए पहले जितना ही रहना चाहिए। जितना पहले था उतना नहीं है, उतना क्या करेंगे बनाएंगे। उतना बनाने के लिए यहाँ 5 था तो यहाँ भी क्या करेंगे 5 बनाएंगे। 5 बनाने के लिए दोनों में 5 से गुना कर देंगे, तो ये 5 बन जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा 10 बन। यानी मिलाने के बाद अनुपात 5:10 रहा होगा। तो अनुपात में आपने कितना मिलाया है कहिएगा 7 यूनिट मिलाए हैं। 7 यूनिट मिलाए हैं। और रियल में कितना मिलाए हैं तो 7 लीटर मिलाए हैं। तो 1 यूनिट निकालिएगा तो 1 यूनिट का मान 1 लीटर।
हमसे पूछ क्या रहा है, मिश्रण में दूध की मात्रा, दूध की मात्रा, दूध कितना है 5 है, तो 1 का मान 1 लीटर, तो इसलिए क्या कहिएगा आप, 5 यूनिट का मान 5 लीटर। ऑप्शन नंबर सी 5 लीटर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ले रहा, अगला क्वेश्चन है आपका ये बोथ एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक नाव, धारा, यहाँ धारा थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, यहाँ सुधार लीजिएगा। एक नाव धारा, क्या लिखिएगा, धारा। एक नाव धारा के दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, और जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी 10 घंटे में, यानी 80 किलोमीटर की दूरी है। जब नाव धारा की दिशा में जाती है, धारा बोले तो जिधर पानी चल रही है, जिधर उधरे नाव चलती है, तो वो धारा की दिशा में चल रही है, तो कम समय में चल जाती है 8 घंटे में। और धारा के विपरीत जब चलती है तो उसको 10 घंटा समय लगता है। क्यों लगता होगा, क्योंकि जब नाव की जो स्पीड होगी वो तो होगी ही, और धारा भी उसको कुछ स्पीड दे रही होगी, तो स्पीड ज्यादा होगा। तो स्पीड ज्यादा से चलेंगे और समान दूरी जाना है तो समय कम लगेगा। कभी आप देखते हैं साइकिल से जाते होइएगा, आप जिधर जा रहे हैं उधरे मुँह हवा चल रही है, तो आपको थोड़ा तेजी से ले जाती है। आप जैसे पैडल मारिएगा उस स्पीड से थोड़ा ज्यादा से ले जाएगी, और आप जिधर जा रहे हैं उधरे से हवा आ रही है तो आपको थोड़ा रोकती है ना, आपकी स्पीड को कम करती। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या, इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, नाव की चाल और धारा की चाल को कुछ मान, हमने मान लिया कि x मेरा जो था वो नाव का चाल था। क्या था, नाव की चाल। कितना था नाव का चाल, कहिएगा x है। और धारा का चाल को क्या मान लेंगे, धारा की चाल को क्या मान लिए, y, y मेरी धारा की चाल है। अब बताइए फॉर्मूला आप एक जानते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, जब धारा की दिशा में जा रही है तो 80 किलोमीटर, और समय कितना लगा 8 घंटा में। तो धारा की दिशा में आप चाल बता सकते हैं, धारा की दिशा में चाल, धारा की किस में, दिशा में, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में जब जा रही होगी तो दोनों का चाल जुट जाएगा, धारा की दिशा में जाते समय चाल जुट जाएगा। तो नाव का चाल x है और धारा की चाल y है, तो दोनों का चाल जोड़ेंगे तो x प्लस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस y। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल जुट गई और दूरी कितना 80, समय कितना लगा 8 घंटा, तो दूरी लिखिएगा 80 और समय लगा 8 घंटा, तो चाल कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में। धारा की जब विपरीत में जाएंगे, सेकेंड केस में धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, जब धारा के विपरीत जाइएगा तो चाल क्या होता है, घट जाता है, घटेगा चाल। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी तो वही 80 किलोमीटर था और समय कितना लग गया 10 घंटा लग गया, काटिएगा तो कितना आएगा, जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति। उसे पूछ क्या रहा है, शांत जल में नाव की चाल, यानी शांत जल में किसी की चाल पूछे तो अपनी चाल, यानी जल का कोई स्पीड नहीं था, जल रुका हुआ है, तब कोई नाव जाएगी तो किस चाल से जाएगी। जब जल रुका हो तो नाव अपनी ही चाल से जाती है। नाव का चाल क्या माने हैं x, अब आपको क्या करना है x निकाल देना है। दो इक्वेशन आपके सामने बन चुका है कि x प्लस वाई 10 है और x माइनस वाई 8 है। x निकालिएगा, इसके लिए थोड़ा सा साइड में आते हैं कि x प्लस वाई आपका 10 किलोमीटर प्रति आवर था और x माइनस वाई जो है आपका वो 8 किलोमीटर प्रति
पावर है। जब दोनों को जोड़िएगा ना, ये y से y कट जाएगी और x और x क्या हो जाएगा 2x और 10 8 18, यहाँ से x निकालिएगा तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ का है, नंबर सिस्टम का है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर होता है। इसमें कौन कौन शामिल होगा, एक तो वो संख्या खुद होती है और एक होता है। एक जो है ना, हाँ, सभी अभाज्य संख्या का फैक्टर है। सभी अभाज्य संख्या तो क्या एक सभी संख्या का फैक्टर होता है। तो कोई संख्या अभाज्य है तो उसके केवल 2 फैक्टर होंगे, एक होगा और एक ये स्वयं संख्या खुद होगी, 2 ही फैक्टर होते। तो इसमें अगर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए जाइएगा देखने, तो ये क्या है 161 है। 161 शायद 7 से कट जाती है, तो इसका फैक्टर क्या आएगा 7 गुने 23। तो 7 गुने 23 कितना हो जाएगा 161। तो इसका फैक्टर 7 भी आ गया, 23 भी आ गया, तो ये आपका आंसर। अब अगला देखने जाएंगे 171 को। ये तो 19 गुने 9 है। 19 में क्या होता है 171। तो इसमें 9 आ गई है, 19 आ गई है। आना किसी को नहीं है, केवल एक और वो स्वयं संख्या आएगी, बाकी कोई नहीं है। अब 193 को जब देखने जाइएगा तो 193 वैसी संख्या है जो 1 गुने 193। 193 का फैक्टर। और जब डी नंबर ऑप्शन में आइएगा तो ये देखिएगा 3 से कट रहा है। जब 3 से इसमें भाग दीजिएगा ना, 3 से, तो 3 पचे 15, बचेगा 2, उतरेगा 7, हो जाएगा 27, और 27 में 3 से भाग दीजिएगा तो 9 बार। यानी इसका फैक्टर 3 गुने 59 और इसका फैक्टर आ रहा है 19 गुने 9 और उसका फैक्टर आया 7 गुने 23। एक यही संख्या थी जिसका कोई फैक्टर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये भी क्वेश्चन डी आई का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित बार ग्राफ में एक दुकानदार द्वारा 5 वर्षों में बेची गई स्पोर्ट्स साइकिलों की संख्या को दर्शाया है। 2018, 2019, 20, 21, 22। इस 5 वर्ष में एक दुकानदार जो साइकिल बेचे हैं, जैसे 2018 ये 223 साइकिल बेचे थे, यहाँ 250 बेचे हैं, और यहाँ कितना बेचे 200, यहाँ कितना बेचे 145, यहाँ 200। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वर्ष 2021 में स्पोर्ट्स साइकिलों की बिक्री में कितने प्रतिशत बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है। 2021 में कितना है कहिएगा 145 है, तो कमी आ गई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो 2021 से पिछला वर्ष क्या था 2020 था, तो 20 में कितना बेच रहे थे 200 और यहाँ कितना बेचे 145, तो कितना का कमी आया है तो कहिएगा 55 का कमी आ गया है। तो कमी परसेंट में पूछ रहा है, तो 55 का आप निकालिएगा क्या कमी परसेंटेज। कमी परसेंटेज कितना का कमी है 55 का, किस पर 200 पर, इस पर 200 पर। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, 100 से काटिएगा तो क्या बचेगा 2, और 2 से इसको काटिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 27.5%। ऑप्शन नंबर कहाँ है 27.5, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी 27.5 है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बोल रहा है विराट एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता और डेनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। एक डेनियल जो है वो 60% अधिक कुशल है।
यानी कि 60% ज्यादा क्षमता से काम करता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, पहले क्षमता का रेशियो निकालिए, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए। 60% देख के आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 60/100 करेंगे और 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/5। अधिक बोल रहा है ना, कौन है अधिक, डेनियल। इसके किसके बीच चर्चा है, विराट। विराट बोले तो भी, डेनियल बोले तो डी। डेनियल अधिक है 60%। तो विराट का क्षमता अगर हम देखें, विराट का क्षमता 5 रहा होगा, तो डेनियल का क्षमता कितना होगा, 3 ज्यादा, 8 क्षमता। यानी कोई विराट कोई काम में एक दिन में जो काम करेगी वो 5 काम होगा, और डेनियल जो करेगा एक दिन में 8 काम कर, ज्यादा कर रहा है। कितना, परसेंट। विराट को करने में कितना दिन लगा है, 30 दिन। तो विराट एक दिन में कितना काम, 5, और कितना दिन लिया, 30 दिन। तो टोटल काम कितना होगा, टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल काम निकालिएगा। तो एक दिन में 5 काम करता है, उस प्रकार 30 दिन लगा है, तो टोटल काम कितना होगा, 150। और अब पूछ क्या रहा है, डेनियल द्वारा लिए गए समय ज्ञात कीजिए। यानी इसी काम को पूरा करने में डेनियल कितना समय ले, मेरे पास काम कितना है, तो कहिएगा 150। किससे करवाना है, डेनियल से। तो डेनियल कितना समय लेगा, तो काम कितना है, काम मेरे पास था 150 यूनिट। 150 क्या है, यूनिट है। पक्का थोड़ी कह सकते हैं कि 150 ही काम होगा, क्षमता तो अनुपात में है। टोटल काम भी किसमें होगा, यूनिट में होगा। टोटल 150 यूनिट काम था, और ये किस क्षमता से करेगा, डेनियल। इसकी क्षमता 8 है, यानी प्रतिदिन डेनियल 8 काम करता है। तो 8 से जब भाग दीजिएगा, सबसे पहले 2 से काटिएगा तो क्या आ जाएगा, 75/4। 4 से जब इसको भाग दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 18 चौके 72, बचेगा 3, यानी 18.3/4। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 18.3/4, एकदम इजी क्वेश्चन था, कुछ हार्ड है नहीं इसमें। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन ट्रेन का है। क्वेश्चन कहाँ का है, ट्रेन का है। ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस सेम ही कॉन्सेप्ट पर बनते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है कि 900 मीटर लंबी एक ट्रेन, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 900 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले। अब 900 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी है, 900 मीटर, 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी है, और 900 मीटर लंबा ट्रेन भी है। बोल रहा है पार करने में कितना समय लग जाए। तो कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्रेन अगर किसी पोल को पार करती, पोल, खंबा या किसी व्यक्ति को पार करती है, तो वो केवल अपनी लंबाई को पार करती है, और जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करती है। अब कहिएगा कैसे, तो देखिए समझाते हैं रफ में थोड़ा। ये अगर कोई व्यक्ति खड़ा था और ट्रेन इधर से आई, ट्रेन की लंबाई इतना है, ठीक है, ये ट्रेन की पूरा लंबाई, ये इतना लंबाई मान लीजिए ट्रेन है। अब इसको चली है, व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अब इसको पार करा रहे हैं, तो पार कराए पार कराए पार कराए पार कराए, यहाँ आए पार कर, पार किए हैं तो कितना दूरी तय किए हैं, जितना इसका अपना लंबाई था उतना ही दूरी तय हुआ। और जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, कोई प्लेटफॉर्म होगा जिसकी तो कुछ अपनी लंबाई होगी, और हम यहाँ से एंट्री मार देंगे, यहाँ से एंट्री मारेगी, शुरू की, शुरू करके जाएगी ऐसे जाते 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 जाते, जब जब इसको पार कर लेगी, पार करके यहाँ पहुंचेगी, तो ये तो इस खुद दूरी, ये प्लेटफॉर्म को यहाँ पार की है, यहाँ आई इतना दूर, ये भी दूरी यानी इसकी लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक टोटल प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को पार करेगी। जब भी कोई ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है, इसका मतलब कि वो किसी पोल, किसी व्यक्ति को पार की। और जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करे, तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ के दूरी निकाले।
कितनी दूरी पार करेगी, दोनों के योग के बराबर। तो यहाँ 900 मीटर लंबा क्या था प्लेटफॉर्म, और उसकी भी लंबाई 900 मीटर, तो टोटल दूरी कितना आ जाएगा 1800 मीटर। और उसका चाल कितना है ट्रेन का, तो कहिएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो समय का फॉर्मूला आप जानते हैं ना क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल। समय का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना होगा 900 प्लस 900। दूरी किस में है, मीटर में है, तो आपको चाल को भी मीटर प्रति सेकेंड में लाना होगा। तो ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 108 गुने 5/18। 18 से काटिएगा ना, 18 छक्के 108, 6×5 30 होगा। और यहाँ जब जोड़ देंगे 900 900 तो 1800 मीटर, और यहाँ क्या आ जाएगा 30। जब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 60। तो देखिएगा आप 60 सेकेंड ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 2 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। शहर में प्रवास के कारण यह प्रतिवर्ष 4% की दर से घट रही है। तो वर्तमान जनसंख्या हर वर्ष क्या हो रही है, 4% लोग शहर में जा रहे हैं, जिसके कारण गांव में जनसंख्या 4% घट रही है। सबसे पहले गांव की जनसंख्या थी क्या, तो कहिएगा गांव की जनसंख्या 62,500 है। हमसे पूछ क्या रहा है वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या निकालिएगा। वर्तमान जनसंख्या आप क्या कीजिएगा, पहले कितना था 62,500, हर साल 4% घट रही है। तो होती तो कोई भी चीज 100%, 4% घट रही है, तो एक साल बाद वो अपने आप का कितना हो जाएगा 96%। 4% घट गई है। बोल कितने साल का रहा है 2 साल का, तो फिर ये कितना हो जाएगा इसका 96%। अब आगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 62,500 और 96 को काटिएगा ना 100, तो ये आपका 4 से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24, और यहाँ हो जाएगा 25। ये 24/25, तो वो भी कितना हो जाएगा 24/25। 25 को 25 से गुना कीजिएगा तो 625, 625 से इसको जब काटिएगा तो 100 बार में कट जाएगा। अब कितना बचेगा 100 गुने 24 गुने 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। लिख लेंगे 576, उस पे 2 जीरो क्या करेंगे चिपका देंगे। 576 पे 2 जीरो चिपका देंगे, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि आपको 24 का स्क्वायर याद नहीं रहता तो यूनिट पे जाते, यूनिट सभी का सेम है, तो आपको थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा। वैसे स्क्वायर आप 50 तक ही याद रखिए। तो आप बताइएगा कि कैसा लगा ये आज का सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और मेरे लिए एक कमेंट जरूर कीजिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। आपके इसी कमेंट से में हमको मोटिवेशन मिलेगा, और फिर अगला वीडियो हम आप लोगों के लिए बना पाएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।